हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हैं। हम जानेंगे मध्य प्रदेश में कोविड की क्या स्थिति है और आने वाले दिनों के लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है। सारंग जी, क्या तैयारियां हैं? अब चूंकि आप देख रहे हैं कि बेकाबू हालात हैं, ऑक्सीजन की भी कमी है, दवाइयों की भी कमी है, दवाइयाँ मिल नहीं पा रही हैं, कैसे निपटेंगे इस हालात से? नहीं, बेकाबू हालात बोलना ठीक नहीं है। चुनौतियां हैं और ये चुनौती केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। ऑक्सीजन पूरे देश की चुनौती है, क्योंकि जितना हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की बात करते हैं जो कि कोरोना के पेशेंट्स के लिए दवाई का काम करती है, उसकी एक लिमिटेशन है निर्माण की पूरे देश में। उसका प्रोडक्शन एक लिमिटेड उसमें, तो इसलिए एलएमओ हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिस प्रकार की वेव आई है, जिस प्रकार का संक्रमण आया, ये बीमारी नहीं है, ये महामारी है। और जब हम महामारी की बात करते हैं तो महामारी में हर व्यवस्था हमें छोटी लगती है और यही हो रहा है। पर तो भी मध्य प्रदेश तो भगवान की कृपा है कि हम स्थितियों को ठीक किए हैं। आज की तारीख तक हमारे पास जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए उतनी हम आपूर्ति कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि 37 जिलों में हम ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने वाले हैं जल्द। अब क्या स्थिति इस समय? हम पूरे हर जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन प्लांट हम शुरू करने वाले, और शुरू ही नहीं करने वाले, उस पर काम भी शुरू हो गया है। तो हम जल्द से जल्द, अलग अलग गाइडलाइन है, कुछ हम इसी महीने में शुरू कर लेंगे, कुछ अगले महीने में, और 3 महीने में हम हर जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर देंगे। कुछ पुरानी इंडस्ट्रीज पड़ी हैं, जैसे मालूनपुर की एक इंडस्ट्रीज के बारे में भी 4-5 दिन पहले संज्ञान में आई थी बात। ईटीवी ने उसको दिखाया भी था कि 90 मीट्रिक टन पर डे उसकी कैपेसिटी है ऑक्सीजन पैदा करने की, लेकिन बंद पड़ी है। उस तरह की कुछ और फैक्ट्रीज हैं जिन पर काम कर रहे हैं? केवल फैक्ट्रीज की बात नहीं, हम ऑक्सीजन के क्या क्या वैकल्पिक उपाय कर सकते हैं इस पर हम विचार कर रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हम इस प्लानिंग में है कि जो भी ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बिस्तर हैं उन पे हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाएं। हम, जैसा आपने कहा कि नए ऑक्सीजन के प्लांट लगाएं, हम वो क्या कुछ हो सकता है जो चलती हुई फैक्ट्री में ऑक्सीजन निकल रही है और उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे, उसका उपयोग करें। और उसी का उदाहरण है बीना की रिफाइनरी जो है, वहाँ पर 2 प्लांट से 90 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बनती है। वहीं पर, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुआं जो है वो प्यासे के पास पहुँच गया, तो वहीं पर हम, मतलब सरकार कुछ इस तरह से प्लान कर रही है कि जहां ऑक्सीजन उपलब्ध है वहीं हम अपना कोविड केयर सेंटर बना दें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अब ये बीना में कोविड केयर सेंटर नहीं, वो 1000 बिस्तर का अस्पताल बना रहे हैं, प्रॉपर अस्पताल। 180 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमें मिलेगी। हम 1000 बिस्तर का ऑक्सीजन फुल फ्लेजेड हम अस्पताल वहाँ बना रहे हैं। किस तरह से, क्योंकि हर रोज़ संख्या बढ़ रही है, संख्या में कमी नहीं आ रही है, मौतें भी हो रही हैं और तमाम तरह की अव्यवस्थाएं अस्पताल में देखने को मिल रही हैं। हर कोई ये कहता है कि साहब ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, सर दवाई नहीं मिल पा रही, सर पैरामेडिकल स्टाफ केयर नहीं कर पा रहा है, डॉक्टरों की कमी है। कैसे सब फेस करेंगे, कैसे चुनौती को पूर्ण करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि चुनौतियाँ हैं, कमी नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट है। महामारी होगी तो हर चीज़ कम आएगी। डॉक्टर्स का, पूरे देश में डॉक्टर कम है और इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई थी कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो। डॉक्टर्स कम है पर हम उसके बाद भी पूर्ति कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की हम पैरेलल ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो फोर्स को हम तैयार किए हुए। तो मुझे लगता है कि केवल ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि कमी हो रही है। चुनौती है और चुनौती का हम भरपूर सामना कर रहे हैं और उस पर जीत हासिल करेंगे। कोरोना वॉरियर्स को लेके बड़ा एक कन्फ्यूज़न है। हर कर्मचारी वर्ग कह रहा है कि हमको कोरोना वॉरियर बनाया जाए। क्या कोरोना वॉरियर किसको बनना चाहिए और कौन कोरोना वॉरियर है आपकी नज़र में, बता पाएंगे? नहीं, देखिए, सीधी सीधी बात है, जो कोरोना की जंग में फ्रंट पर आकर काम करे वो कोरोना वॉरियर है। जो अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाए वो कोरोना वॉरियर है। एक बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि भारत आयुर्वेद का प्रदाता है, पूरी दुनिया में आयुर्वेद का डंका फैला है। अब आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना कंट्रोल हो सकता है कि नहीं, और अगर हो सकता है तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आयुर्वेद और हमारी पुरातन बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ जो कि किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाती हैं, वो निश्चित रूप से बहुत कारगर है। काढ़ा
हमने उसका मुफ्त में वितरण किया, अभी फिर से हम वितरण कर रहे हैं। अभी हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया, योग से निरोग, क्योंकि योग, ध्यान, अध्यात्म ये भारतीय दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारी पुरातन वो परंपराएं हैं जिन्होंने व्यक्ति को केवल शारीरिक रूप से ही सुदृढ़ नहीं किया है, बल्कि मानसिक सुदृढ़ता भी दी है। और कोरोना की इस बीमारी में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से तो टूटता ही है, पर उसके साथ साथ वो मानसिक प्रताड़ना को भी झेलता है। तो उसके लिए हमारी ये पुरातन परंपराएं निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल यही सवाल पे मैं आ रहा था कि मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं लोग, हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं, वॉलंटियर्स से क्या व्यवस्था करा रहे हैं, सोसाइटी के जो अलग अलग संगठन है उनसे कोई व्यवस्था इस समय करा रहे हैं क्या? देखिए, हमारे मेडिकल कॉलेजेस से हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे कोरोना के वार्ड में साइकेट्रिक्स जो डॉक्टर हैं वो साइकेट्रिक जाएं और उनकी काउंसलिंग करें। जैसा मैंने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है दिमाग की सुदृढ़ता का। आदमी टूट जाता है, महामारी फैली है, लोगों के मरने की खबर आती है, आदमी को सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो उसको लगता है कि मेरे प्राण जाने वाले हैं, और ये सीधा सीधा मानसिक रूप से आदमी को प्रताड़ित करता है। तो इसमें उसकी रिकवरी को और अच्छा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको मानसिक रूप से सुदृढ़ किया जाए। इसीलिए हम मनोचिकित्सक जो हैं उनकी हमने ड्यूटी लगाई है, वो जा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग पूरी तरह से सुदृढ़ता के साथ ठीक हों। उसके साथ साथ जो हमारे कोविड कमांड सेंटर है वहाँ पर ध्यान, योग, मेडिटेशन, उसके साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण हो, लोग रामायण देखें, लोग धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़ें, जो लोग अध्यात्म से जुड़ें। इस सब के पीछे का भाव यही है कि लोग मानसिक रूप से भी बहुत दृढ़ता के साथ इस बीमारी से लड़ाई लड़ें। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल ने एक पहल शुरू की है, उसमें वीडियो कॉलिंग पर वहाँ अधीक्षक ने कुछ वॉलंटियर्स खड़े करके अपने रोगियों के साथ परिवार के लोगों का तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश की है। उसके कुछ परिणाम अच्छे आ रहे हैं। इस प्रयोग को आप पूरे प्रदेश में हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी हमारे कोरोना के पीड़ित लोग इलाज करा रहे हैं, जो भर्ती हैं, उनके परिजनों से कम एक बार किसी भी माध्यम से बातचीत हो, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। हमने टैब दिए हैं सभी हमारे, और ये इसी बार नहीं, जो पिछला दौर था कोरोना का, जब से ही हमने ये शुरू किया था। और इसके पीछे का भाव यही था, जैसा इस बीमारी में जो सबसे बड़ी दिक्कत है एकाकीपन की, कि आदमी आपको अकेले लड़ना है, आपके साथ परिजन नहीं रह सकता। बाकी कोई बीमार होता है तो उसकी तीमारदारी करने के लिए उसका एक अटेंडेंट होता है, उसके परिवार का कोई सदस्य होता है, पर ये संक्रमण की बीमारी है, इसमें कोई साथ में रह नहीं सकता। तो इसलिए उसको परिवार से बातचीत हो जाए और परिजनों को भी अपने मरीज की सही स्थिति पता लग जाए, इसलिए ये शुरू किया और बड़ा सफल हो रहा है। समाज में पैनिक देखने को मिल रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र तक फैल गया है। मुख्यमंत्री ने बहुत ऐलानिया कहा कि सही ग्रामीण कोरोना कर्फ्यू लगाएं, शहरी क्षेत्र के कोरोना कर्फ्यू लगाएं। कुछ असर तो आ रहा है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना अभी इफेक्ट नहीं आ पा रहा है। उसके लिए कुछ मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी है, उसको कुछ और पाबंदी लगाने का आप हिदायत देंगे क्या? नहीं, देखिए, कोरोना कर्फ्यू के पीछे का कंसेप्ट यही है कि हम स्वयं अनुशासित होकर इसका पालन करें। हम टोटल लॉकडाउन नहीं लगा रहे, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी देखनी है, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी भी हमें फिक्र करनी है। पर यदि हम कोरोना की चेन को नहीं तोड़ेंगे तो हम फिर किसी भी व्यवस्था को सुव्यवस्थित नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम कोरोना की चेन को तोड़ें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं बिना पुलिस के डंडे के, बिना सरकार के डंडे से कोरोना कर्फ्यू का अच्छे से पालन करें। आज मैंने भोपाल के विभिन्न कॉलोनी वासियों को, अध्यक्षों से जूम मीटिंग के माध्यम से बातचीत की और सबसे यही निवेदन किया है कि हम स्वयं अपना कर्फ्यू लागू करें। और मेरी सोसाइटी, मेरा मोहल्ला, मेरी कॉलोनी ये डिसाइड करेगी कि हम 7 दिन नहीं निकलेंगे, हम बैनर टांगेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने को और अपने परिवार को बचाएंगे। इस कोरोना की लड़ाई को यदि जीतना है तो केवल संक्रमण की चेन को तोड़ना है। उद्योगों की हालत भी बहुत ख़राब है, क्योंकि उद्योग में प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन बेचे कहाँ, बाजार बंद है। उससे सरकार क्या रियायत दे पाएगी उन लोगों को? नहीं, देखिए, ये तो अभी हाल टेम्प्रेरी व्यवस्था है, भगवान चाहेगा तो ये सब चीज़ें फिर से ठीक होंगी।
पर ये बात सही है कि हमें लोगों की जान बचानी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जान भी है और जहान भी है, तो जान का भी ध्यान रखा जाएगा, जान बचाने का भी, और जहान चल सके इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। विश्वास जी, एक और वैज्ञानिकों की चर्चा है कि दूसरे वेव के बाद तीसरी वेव भी आ सकती है, कुछ ज्योतिषों ने भी ऐसा कहा है। क्या तैयारी सरकार कर सकती है इन सब के लिए, बताएं? निश्चित रूप से देखिए, अब ये सेकेंड वेव का तो किसी को भी ऐसा आभास नहीं था, परंतु हम पूरी तैयारी करेंगे और हमारे मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की कोई भी संक्रमण की बीमारी आएगी तो उसका हम डटकर मुकाबला कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, कोविड के प्रभारी हैं, भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। उनका मानना है कि हम पूरी तैयारी में हैं, हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि किसी भी कोविड मरीज को या उसके परिजनों को दिक्कत ना हो, सरकार उनके साथ में है। कैमरामैन फैज़ान के साथ विनोद तिवारी, ETV मध्य प्रदेश।